हेलो एवरीवन। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हमारे नेक्सॉन ईवी को, जिसको हमने अभी तक ऑलमोस्ट 10,000 प्लस किलोमीटर्स चला लिए हैं। अभी इसका हमारा 11,000 क्लॉक इन हो जाएगा। और मतलब मैंने सोचा कि इसका एक मैं रिव्यू वीडियो बनाऊं, ताकि मतलब जो वीडियोस मैंने देख करके ये डिसीजंस पे आया था कि मुझे ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और क्यों मेरे लिए मतलब कोई दूसरी सेकंड हैंड या न्यू गाड़ी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सेंस बनाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हायर कॉस्ट। सो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ टॉपिक्स अगर यहाँ पे मिस हो जाते हैं या कुछ आपको क्वेरीज रहती हैं तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन द वीडियो। सो कमिंग टू द पार्ट, मैंने ये कार को परचेज़ करा था इन अप्रैल 2025 और अभी हो रहे हैं दिसंबर 2025। सो ऑलमोस्ट इस कार को लिए हुए 8 महीने अराउंड हो चुके हैं। इन 8 महीनों में मैंने इस कार को ऑन ए रेगुलर बेसिस तो यूज़ किया ही है। इट इज़ लाइक कि हर अल्टरनेट डे पे मेरे ये कार यूज़ होती है। और मैंने इस पे 2 लॉन्ग ट्रिप्स अभी तक किए हैं, विच इज़ फ्रॉम पुणे टू जयपुर एंड फ्रॉम पुणे टू हैदराबाद। सो ऑलमोस्ट राउंड ट्रिप मिला कि ये अराउंड 3,000 प्लस किलोमीटर हो जाता है हमारा। तो ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ ईवी कार, लाइक ये हमारे पूरे फैमिली में पहला ईवी परचेज़ होगा, नॉट इवन ए टू व्हीलर स्कूटी और ऑल्सो कि कुछ भी हमने परचेज़ करा होगा। तो ये सोलली डिसीजन मेरा और मेरे वाइफ का था कि हम ये कॉल लेना चाहते हैं। एंड रीज़न बीइंग कि हमने ये डिसीजन लिया इज़ कि हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम कार को बाहर निकालना एक लग्जरी काउंट करते हैं कि हम स्पेसिफिक ओकेजन्स पे ही कार को बाहर निकालेंगे। एंड आई वांटेड कि एक कार मतलब कार हमारे पास इस पर्पज़ से हो ताकि हमें उससे निकालने से पहले सोचना ना पड़े, रिस्पेक्टिव ऑफ कि पेट्रोल का प्राइस क्या है या डीजल का प्राइस क्या है या इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, हमारे माइंड में 2 चीज़ें आ रही थी कि हम या तो सीएनजी ऑप्शन पे जा सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक पे जा सकते हैं, या तो हाइब्रिड पे जा सकते हैं। हाइब्रिड इज़ लाइक कि बहुत लिमिटेड कार्स में अवेलेबल था, सो वी कैन नॉट गो फॉर हाइब्रिड जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एंड ऑल्सो जो उसका हायर कॉस्ट था उसकी वजह से भी। कमिंग टू द सीएनजी पार्ट, हमने काफ़ी हद तक सीएनजी का प्लान बनाया था, बट एट ए लेटर स्टेज हमने मतलब पहले एक और कार ओन कर रखी है विच इज़ क्रेटा। सो आई फेल्ट कि उसके कंपैरिजन में नेक्सॉन सीएनजी जो हम देख रहे थे पर्टिकुलरली, उसका पावर रेशियो काफ़ी कम था। लाइक इट फेल्ट कि वो बहुत अंडर पावर काउंट हो रही है, एंड मुझे मतलब बेसिकली वैसा वो पसंद नहीं आया। देन हमारा पहले से ही प्लान था कि हम इलेक्ट्रिक देखें, और हमने सेकेंड हैंड मार्केट भी एक्सप्लोर किया। बट जब हम ये कार ले रहे थे विच इज़ नेक्सॉन 45, हमारा 45 किलोवाट का बैटरी पैक है। सो इस बैटरी पैक के कंपैरिजन में जो प्राइस में हमें बाकी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मिल रही थी फॉर नेक्सॉन ईवी अगेन, वो हमें इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही थी। तो हमने इस कार को परचेज़ किया एट 17,20,000 कॉस्ट पे, और ये हमारा टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट लेने के पीछे भी स्पेसिफिक रीजंस हैं, वो मैं आपको सेपरेट वीडियोस में शेयर कर दूंगा। बट एट मोस्ट यही है कि हमें सारे फीचर्स बहुत यूज टू लगे और उनकी ज़रूरत भी पड़ती है, बट इट टोटली डिपेंड्स टू पर्सन। बट इन माई कंसिडरेशन लाख रुपए आप बाद में लगा करके ये फीचर्स नहीं ले सकते जो कि आप परचेज़ के टाइम पे ले सकते हो। एंड दिस वर्जन ऑफ माई कार डजंट सपोज दी ADAS और द न्यू थिंग्स विच हैव बीन एडेड टू द नेक्सॉन कार। तो ये हमारा वर्जन 3 है, लाइक इट इक्विप विद मोस्ट ऑफ द फीचर एक्सेप्ट द ADAS थिंग। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो सी, अगर आप कार इस पर्पज़ से ले रहे हो कि आपको कार डेली निकालना है, और जब भी आप निकालो तो आपके माइंड में एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए कि मेरा कॉस्टिंग एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हो रहा एज़ कम्पेयर टू टू व्हीलर और गोइंग विथ ए कैब और बाय मूविंग विथ ए ट्रेन। और डेफिनेटली फ़्लाइट के कंपैरिजन में तो देख ही नहीं सकते अपन दूसरे गाड़ियों को भी। बट यहाँ पे ईवी कार लेने के बाद होता ये है कि आप ना कि बिल्कुल
कार निकालना चालू करते हो, बट इवन फॉर ए लॉन्गर रूट यू कैन थिंक ऑफ गोइंग इट बाय कार ओनली। यानी कि आप अगर 500 किलोमीटर्स है, 800 किलोमीटर्स है, एंड इफ़ यू आर कैपेबल एंड इफ़ यू आर enthusiast टू ड्राइव योर कार, तो यू कैन पिक योर कार एनी टाइम एनी डे एंड जस्ट हिट द स्ट्रीट, एंड आप मतलब बिना सोचे समझे भी जा सकते हो। पीपल टॉक अबाउट लाइक प्लानिंग ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सी, चार्जिंग का इशू है बट इतना भी नहीं है जितना लोग बताते हैं। सी, इफ़ यू आर ए पर्सन हु हैव पेशेंस इन देमसेल्फ, कि वो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को कर सकता है। इट्स नॉट, मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना था कि लोगों को प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ऐसी कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, अनलेस इफ़ यू आर मूविंग अराउंड नॉर्थ इंडिया, इवन इन द साउथ इंडिया, देन इट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। हम जब यहाँ से जयपुर का ट्रिप प्लान किए थे तो ये बहुत स्पॉन्टेनियस था, एकदम रैंडम था कि हमें बस निकलना है। हमारी गाड़ी भी 100% चार्ज नहीं थी, एंड हमने फिर भी ट्रिप को प्लान किया विदाउट टेकिंग अ लुक कि ऑन द वे में चार्जर्स कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं। बट इवेंचुअली बहुत सारे ऐप्स हमारे पास है, प्लग शेयर है। पहले हम प्लग शेयर यूज़ करते थे, बट लेटर जो टाटा का इनबिल्ट ऐप है विच इज़ आयरा ईवी, तो वो हम अभी ज़्यादा प्रेफरेबली यूज़ करते हैं टू चेक द स्टेटस, द करेंट स्टेटस ऑफ एनी ऑफ द चार्जर, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो चार्जर लास्ट कब यूज़ हुआ था एंड वो एक्टिव है या नहीं, या वो इंगेज है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलता है, और मतलब हम लोग हर नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स में चेक कर सकते हैं कि ऑन द वे हमारे कौन कौन सा चार्जर आ रहा है, किस साइड आ रहा है। इवन मतलब आपके पास इतना भी प्रेफरेंस रहता है कि आपको रोड के इसी साइड चार्जर देखने हैं या अपोजिट साइड देखना है। सो टॉकिंग अबाउट द पॉइंट कि आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रेस आउट लेने की ज़रूरत है या नहीं, सो डेफिनेटली नॉट। एंड मैं ये मानता हूँ कि लोग कार या फिर ऐसी चीज़ें परचेज़ करने से पहले ना बहुत सारे एम्बिशन प्लान करते हैं कि हम कार से यहाँ जाएंगे, हमारा कार का ऐसा सिचुएशन में फंस गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे घूमने का काफ़ी शौक है। मतलब एटलीस्ट हम लोग कहीं भी निकलने से पहले इतना सोचते नहीं है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो इतना डिस्टेंस होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नॉट आफ्टर दिस ईवी बट बिफोर दिस टू, कि हमें जाना है तो जाना है, इवन इफ़ इट इज़ लाइक 200 किलोमीटर्स और मोर। तो अगर मतलब ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम ये इतना लॉन्ग ट्रिप करेंगे या ये उतने एक्सट्रीम वेदर्स में जा पाएगा या नहीं, या फिर इतने डेजर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन में जा पाएगा या नहीं, तो टू बी ऑनेस्ट इतना कोई रेगुलर बेसिस पे करता नहीं है। एंड कीपिंग रेस्ट ऑफ द थिंग असाइड, जो आपका रेगुलर यूसेज होता है नॉट जस्ट इन द सिटी बट ऑल्सो आउटसाइड, आप इजीली इस कार को प्रेफर कर सकते हो। बट आई वुड से अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि घर पे चार्ज कर सकते हो, तो इट विल मेक मोर सेंस टू बाय एन ईवी। क्योंकि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा उनको बाहर ही जाना रहता होगा और वो डीसी चार्जर पे रिलायबल है, तो आई वुड से लाइक इट वोंट मेक दैट मच ऑफ सेंस अनलेस यू लाइक द फन पार्ट इन योर ड्राइविंग एंड एनी अदर थिंग्स। एंड तो यही मिला जुला के बात है कि अगर आप रेगुलर इंसान हो, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरा डेली ऑफिस जाना आना, वीकेंड पे कहीं जाना, ये रेगुलर का शेड्यूल है। एंड मैं एक सिटी में ही रहता हूँ मोस्टली, विच आई बिलीव मोस्ट ऑफ द लोग रहते हैं, और जिनके पास भी ये वीडियो जो लोग देख रहे होंगे। सो विदाउट ए सेकेंड थाट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ईवी। आपका काफ़ी कॉस्ट बचेगा ऑन द डेली बेसिस। जो आपका चार्जिंग है हमारे सिटी में अराउंड ऑन एन एवरेज 10 रुपये के पास यूनिट चले जाता है। तो कमिंग टू द रनिंग कॉस्ट फॉर ईच किलोमीटर, इट इज़ coming to us which is 2 rupees per kilometer, पर it totally differs from place to place and city to city। अगर आप एक टियर 3 सिटी में रह रहे हो जहाँ पे यूनिट का चार्जेस कम है, तो आपको इवन 1 रुपीज़ भी पड़ सकता है फॉर सिंगल किलोमीटर, एंड उससे भी कम पड़ सकता है इफ़ यू आर इन ए विलेज लाइक सिचुएशन। अगर आप गाँव सबसे हो, वहाँ पे आपका यूनिट का रेट कम है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा डील है इफ़ एनीवन इज़ लुकिंग फॉर ईवी कार। कमिंग फ्रॉम द परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट, तो सब ही जानते हैं कि मतलब ईवी कार का जो परफॉर्मेंस होता है वो लाइक अनबीटेबल है।
दस वाई बहुत सारे बड़े कंपनीज़ के कार BMW मर्सिडीज़ के भी लोग प्रेफर करते हैं जस्ट बिकॉज आउट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, नॉट बिकॉज ऑफ द रनिंग कॉस्ट एंड एवरी अदर थिंग। तो परफॉर्मेंस के लिए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 मोड हैं, सिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स। बट मेरा कॉल रहता है सिटी मोड में, बिकॉज नाउ आई एम हैबिचुएटेड टू इट कि सिटी मोड मुझे ज़्यादा रिलायबल लगता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ जो ट्रैफिक में मुझे तुरंत स्पीड बढ़ाना घटाना पड़ता है। सो आउट ऑफ दैट, लाइक सिटी मोड मोड इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल फॉर मी। एंड टॉकिंग अबाउट द पार्ट कि ये पेट्रोल गाड़ियों से 3-4 लाख महंगा पड़ता है या ये सारी चीज़ें, सी हम लोग पहले कार परचेज़ करने का नहीं, सेकेंड हैंड लेने का सोच रहे थे। सेकेंड हैंड लेते तो भी हमें EMI पे करना पड़ता, डेफिनेटली वो पहले ख़त्म हो सकता था। बट आई फेल्ट कि आई कैन अफोर्ड दिस थिंग, बट आई डोंट वांट टू ruin my daily life just by thinking of कि यार इसका कितना कॉस्ट जाएगा, उसका कितना कॉस्ट जाएगा। तो वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती थी कि भाई मेरे को डेली बेसिस पे कम टेंशन लेना है, रैदर देन कि मैं ये सोचूं कि यार इतने पैसे बचा लूँगा तो मेरे वो पैसों में मैं पेट्रोल गाड़ियों का बड़ा वर्जन ले सकता था, या ऐसा ले सकता था, वैसा ले सकता। तो ये मेरे माइंड में इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी थी कि आई कैन पुट इनिशियल मनी मोर, बट मेरा डेली लाइफ का हैसल कम होना चाहिए। मेरे को कार चलाना है, नॉट लाइक कि शो पीस की तरह घर पे रखना है। सो इसलिए हमारे मतलब लाइक विद इन 8 months मोर देन 10,000 किलोमीटर विच इज़ 11,000 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं। और अभी हम लोग फिर अगेन एक लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारा कंसिड्रेशन हमारे कार को ही लेके होगा। कार ऑलरेडी लाइक कम्प्लीटली फीचर प्रूफ है, बहुत सारे फीचर है, 360 डिग्री कैमरा, देन जो भी इसके लाइट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, म्यूज़िक सिस्टम इज़ एक्सेप्शनल। लाइक आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ हैवी स्पीकर्स की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक की ज़रूरत हो। अब ऑफ कोर्स चॉइसेस अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, बट आई एम कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ साउंड। इसके सीट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल है। इट्स जस्ट कि मुझे इसके सीट्स का पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट ए बैक रेस्ट विथ मी। उसके बाद लाइक आपको पता होगा कि EV कार्स में जो AC होता है वो नॉर्मल आइस व्हीकल के कंपैरिजन में सेम AC नहीं होता। सो इवन दो इफ़ यू आर स्टक्ड इन एनी ऑफ द ट्रैफिक सिचुएशन, तो आप easily like in a single % of charge you can at least run your AC for let's say half an hour, जो कि एक पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले काफ़ी कम है। तो दिस इज़ द एडवांटेज। एंड कमिंग टू द पार्ट ऑफ रेंज ऑफ दिस व्हीकल, तो अगर वर्स्ट से वर्स्ट कहा जाए तो आई हैव क्लॉक्ड नियरली लाइक 350, बिकॉज मैं गाड़ी को कभी आज तक 10 के नीचे लेके नहीं गया हूँ। एंड जब भी मतलब मेरा सिचुएशन अंडर 15% रहा है, मेरा कार ऑलरेडी 340 किलोमीटर्स चल चुका होता है। सो आई कैन एज्यूम कि 350 तो ये इजीली क्लॉक करता है कंसिडरिंग ऑन एनी मोड। और अगर आप अच्छे से चलाते हो, एंड सिर्फ इस चलाने के बेसिस पे डिपेंड नहीं करता, आपका वेदर कैसा है वो डिपेंड करता है, कितने लोग हैं गाड़ी में वो डिपेंड करता है, रोड का एलिवेशन, एवरी अदर थिंग। तो आप इजीली 400 भी जा सकते हो, बट अगेन दिस इज़ अप टू द % ऑफ ज़ीरो। अगर आप ज़ीरो तक लेके जाना चाहते हो तो आप 400 प्लस भी लेके जा सकते हो। अब नाउ कमिंग टू द पार्ट कि मतलब अभी हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं इन कार्स, विच इज़ XEV, BE6 एंड हैरियर EV। तो बहुत सारे मतलब जिनके बैटरी पैक्स बड़े हैं, हम उनको कंसिडर करें या इनको कंसिडर करें। सो सी लाइक मैंने बात बताई थी कि पैसे वाली चीज़ मैटर करती है या नहीं मेरे लिए, तो डेफिनेटली करती है। बट जितना कॉस्ट ये कार मांग रही थी मुझसे और जो ये मेरे को डिलीवर कर रही थी, वो मेरे लिए रीज़नेबल था। अगर मैं इससे ऊपर जाता हैरियर EV में, नो डाउट 20-22 लाख्स में मेरे को बेस मॉडल मिल जाता, बट ऑफकोर्स मेरे को फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते। और जहाँ तक बात है रेंज की, तो रेंज का काम सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब आप हाईवे हिट करते हो। इन रेस्ट ऑल केसेस
आपको क्या लगता है इतनी रेंज की ज़रूरत कभी है भी नहीं। चाहे आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर का रेंज ही क्यों ना निकालती हो, आप उससे भी मोर देन सेटिस्फाइड रहोगे अगर आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो। और जहाँ तक मैंने बात बताई कि आप हाईवे कितने बार हिट करने वाले हो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो जाती है, जो कि मेरे मेरे जैसे इंसानों के केस में हम लोग इतना प्लान कराने के बाद भी साल में 4-5 से ज़्यादा ट्रिप हम नहीं कर पाते। और उन सब सिचुएशन के लिए इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप हो गया है कि आपको हर 100, 150, 200 किलोमीटर में आपको चार्जर्स मिल ही जाएंगे, एंड यू हैव द पोर्टेबल चार्जर टू विथ यू। सो ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आता है तो यू कैन रिलाई ऑन दैट टू। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम लोग प्लानिंग इतना ज़्यादा नहीं करते, बट इतना माइंड में रख लेके चलते हैं कि यार ये सिटी में कुछ है जिसके लिए हम वहाँ जा रहे हैं। अगर वहाँ पे कुछ है ही नहीं, लाइक कि बंजर है, तो मैं वहाँ पे प्रेफर भी नहीं करता जाना। और शायद वहाँ पे अगर सिचुएशन हुआ जाने का, तो आई विल कीप द थिंग्स इन माई माइंड कि मैं चार्ज करके जाऊँ, और अगर नहीं हुआ तो मैं अपना पोर्टेबल चार्जर से उसको चार्ज करूँ। टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग स्पीड एंड एवरी अदर थिंग, तो वो बहुत ही ऑब्वियस है, सबको नोन है कि जो हमारा 3 किलोवाट वाला चार्जर है उससे अराउंड 17 आवर्स के आसपास टाइम लग जाता है टू फुल चार्ज इट। और जो हमारा 7 किलोवाट वाला चार्जर है उससे नियरली लाइक 7 आवर्स, क्योंकि बहुत सारा स्पिल ओवर होता है ऑफ एनर्जी। लाइक अगर आप कंटिन्यूस चार्ज कर रहे हो और हीट मतलब गर्मी का मौसम है, ऐसा कुछ है, तो इन सब सिचुएशन में अराउंड 7 आवर्स लग जाते हैं। और रही बात 60 किलोवाट चार्जर की या 30 किलोवाट चार्जर की, तो 40 मिनट्स चार्जिंग वाला कंसेप्ट सही है, बट दैट इज़ ओनली अप टू 90%। एंड उसके अबव जाने के बाद स्टिल आपको, चाहे आप 30 किलोवाट से हो या 60 किलोवाट से, 25 किलोवाट से, आपको स्टिल 20-22 मिनट लगेंगे टू गेट द रेस्ट 10% टू बी डन। तो वो करना ज़रूरी भी इसलिए होता है ताकि आपका सेल बैलेंसिंग हो। और अगर आप सेल बैलेंस नहीं करते हो, तो जो आपने 90% चार्ज किया है वो एक्चुअली में आपको रेगुलर चार्ज वाला 80% जितना ही रेंज देगा। लाइक आपका काफ़ी, आपको दिखेगा कि रेंज काफ़ी ड्रॉप हो रहा है। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि हमेशा मैं कहीं भी 100% ही चार्ज करूँ। एंड हमने कार में मतलब ट्रिप्स के दौरान काफ़ी हमने टाइम इसी के अंदर स्टे करके भी देखा है। लाइक जब चार्ज हो रहा है तो हम 1 घंटे के लिए चार्जिंग में लगाए, बट हम लोग उसमें सो जाते थे 2-3 घंटों के लिए। सो अगर किसी को ये लगता है कि उनका टाइम वेस्ट होगा आउट ऑफ दिस चार्जिंग, सो नो। अगर आप इतना लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो आपको रेस्ट चाहिए, एंड यू कैन प्लान योर थिंग्स। अगेन नॉट प्लान एज इन कि आपको चार्जेस ढूंढने पड़ेंगे, बट यू कैन प्लान योर रेस्ट एरियाज टू बी अराउंड योर चार्जिंग एरिया ओनली। तो ये चार्जिंग का इंफ्रा के बारे में बात है। अब बाकी हाँ, सारी बात यहाँ आती है कि हैरियर ईवी या बाकी ईवीज़ लेने चाहिए या नहीं। तो मुझे ऑनेस्टली उतना ज़्यादा रेंज का ज़रूरत नहीं था। अगर वो इस रेंज में आता, मुझे 50,000 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के देने पड़ते, सो डेफिनेटली मैं देता। पर एडिशनली मैं 3-4 लाख, 5 लाख, 8 लाख इसलिए लगाऊँ ताकि मुझे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रेंज एक्स्ट्रा मिल सके। सो आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ इट। मेरा काम पंच ईवी से भी हो जाता, बट मैं अभी काफ़ी यंग एज में हूँ, और फ्यूचर में हम फैमिली प्लानिंग भी करेंगे या सारी चीज़ें। तो उस सब के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि पंच पर्टिकुलरली गाड़ी थोड़ी छोटी हो जाएगी। सो अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 सीटर, प्रॉपर 5 सीटर हो वो, जिसमें मतलब कंफर्टेबली लोग बैठ सकें। सो नेक्सॉन आई थिंक वो सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। और रही बात मतलब टाटा की सर्विसिंग की, तो जो मेरा सर्विस एजेंसी है जहाँ से मैं करवाता हूँ, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी मुझे ठीक ठाक ही लगा है, बिकॉज वो लोग एड्रेस करते हैं एटलीस्ट सिचुएशन को। एंड देर आर सम ऑफ द फ्लॉज विच कम अलॉन्ग विथ योर टाटा कार्स, तो उन चीज़ों को हम लोग हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर कार टू बी अ पिक्चर परफेक्ट। कुछ चीज़ें होती है, लेट्स से बहुत लोग ऐसा इशू बनाते हैं, वीडियोस बना देते हैं कि वी आर गेटिंग दिस एरर, लिमिटेड परफॉर्मेंस। कुछ नहीं होता, यू जस्ट रीस्टार्ट योर कार एंड इशू चले जाता है। सो इसके लिए कस्टमर केयर के पास या सर्विस सेंटर में जा करके उनका दिमाग खाना, अपना कार को उनके पास छोड़ना। सी लाइक दे आर नॉट एक्सपर्ट, दे डोंट कम फ्रॉम लाइक सम वेरी क्वाइट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कि वो चीज़ों को समझ जाएंगे। दे कैन अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो, मैकेनिकल चीज़ें ऑल्सो। जो रेगुलर चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार ये कार की दिक्कतें हैं, जो कि एक कार का
मैकेनिक उसको ठीक कर सकता है, देन गो फॉर इट फॉर द सर्विस सेंटर। सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर पर्सनस आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, उनको ये डिफेक्ट तुमसे पहले दिख जाएगा, सो दे विल डेफिनेटली रोल आउट ए फीचर और बग फिक्स फॉर दैट वन। तो आप चाहो तो अपने कार को टाइम टू टाइम अपडेट करवा सकते हो। एंड रेस्ट एवरीथिंग, टाटा का सर्विस इज़ ओके इस टाइप। हमने उससे बेटर सर्विस हुंडई में देखी है, तो नो डाउट मतलब सर्विस के मामले में थोड़ा टाटा का कार का प्रॉब्लम है, बट नॉट एज सच बिग इशू कि उसकी वजह से हमें कार लेने के डिसीजन को लेकर के सोचना पड़े। टाटा ईवी मार्केट में अपना अच्छा खासा नाम बना रखा है, एंड मुझे मतलब इनका जो ईवी के ऊपर कमांड है वो ट्रस्ट वर्दी लगा एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स। और शायद मैं अदर ब्रांड के लिए अपने रेंज को भी एक्सटेंड नहीं कर सकता, जो कि आई थिंक बाकी ब्रांड्स कर रहे हैं। नेक्सॉन के रेंज में सिट्रियन के कार्स आते हैं, बट आई डोंट नो, लाइक मैंने उनके बारे में ना ज़्यादा रिसर्च किया ना कुछ। मुझे क्लैरिटी थी कि भाई टाटा की कार्स अपने मतलब लाइक कि नेक्सॉन कार एक एवरग्रीन टाइप की कार है, इतने सालों से चलती आ रही है। सो आई वांट टू पुट माय मनी एटलीस्ट कि भाई जिनका कुछ तो मार्केट में नाम हो, लाइक कुछ तो उस कार का वैल्यू हो, सो दैट वो डेप्रिकेट ना हो जाए इन कमिंग डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर्स ऐसा। सो आई वुड से मेरा एक्सपीरियंस 10 आउट ऑफ 10 है फॉर दिस कार। You just have to, if you are planning to own this car, go for it, because अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो तो इफ that means कि you are a planned person, आप कुछ प्लान कर रहे हो for yourself, and आपको हर मामलों में ये अच्छी लगने वाली है। आपको पॉल्यूशन का डेटा नहीं रखना, रजिस्ट्रेशन की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, रोड टैक्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स ए गुड वन एंड डेफिनेटली यू कैन कंसिडर। और बाकी कार के इंटीरियर वगैरह के बारे में ये सब चीज़ें सबको पता ही है कि काफ़ी अच्छा इंटीरियर इन्होंने अभी नए वाले नेक्सॉन में दे दिया है, लाइक विच इज़ ऑफ माइंड। जो पहले नेक्सॉन था डेफिनेटली वो उसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। सो नाउ आई एम लाइक हैप्पी विद दिस डिज़ाइन, ऑल द टेक इम्प्रूवमेंट दे हैव डन। सो या लाइक दैट्स ऑल अबाउट माई रिव्यू। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो, पूछना हो, सो यू कैन कमेंट आउट हियर। थैंक यू।